चलते हैं हम लोग आगे। कल तक हमने, पिछले वीडियो तक हमने कूलम्ब बल कंप्लीट देख लिया था। उसके आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। कौन सा है? विद्युत क्षेत्र। ये बताने से पहले मैं एक बार आपके बचपन में चलता हूं। आपने 10th क्लास में चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चुंबकीय क्षेत्र। तो आपने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने से पहले कुछ बातें पढ़ी थी, सुनी थी अपने सर के द्वारा। आपने क्या सुना होगा, आपने क्या पढ़ा होगा? आपके पास दो चुंबक थी। जब दो चुंबकों को मैं पास लेके आता हूं तो या तो दोनों चिपक जाती थी या दूर जाती थी। चिपकती क्यों थी? क्योंकि अगर ये इस चुंबक का ये एन ध्रुव था और इस चुंबक का ये एस ध्रुव था, मान लीजिए, क्योंकि चुंबक के ध्रुव होते हैं दो, एन और एस, और ये दूसरी चुंबक है, इसका भी ये एन और एस है। तो मैं मानता हूं ये एन ध्रुव है, ये एन ध्रुव है। एन एन ध्रुव दोनों पास आएंगे तो कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, हमने पढ़ लिया था। और अगर मैं यहां से एस लेके आता हूं तो कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। क्योंकि विपरीत ध्रुवों के मध्य क्या होता है? आकर्षण, और समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो जिस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के अंदर दो ध्रुवों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण लगता है, उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्रों में या विद्युतीय स्टडी में दो आवेशों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जिस प्रकार से इस चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इस चुंबक के चारों तरफ क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता होगा? सुनो बात ध्यान से। ये एक चुंबक है, एक दूसरी चुंबक है मेरे पास, मैं इसको यहां से लेके आ रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहां तक कोई इस पर बल नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे मैं एक निश्चित सीमा के अंदर लेके आता हूं, मान लीजिए मैं इसको यहां लेके आता हूं, जैसे आप यहां लेके आएंगे इसको, तो आप देखेंगे या तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा या करेगा इसको आकर्षित करेगा। मान लीजिए एन है, ये भी एन है, तो यहां से इसको प्रतिकर्षित नहीं करेगा। ये कब प्रतिकर्षित करेगा? जब इसके नजदीक आ जाती है। बिल्कुल। तो एक निश्चित, इस चुंबक के चारों एक निश्चित क्षेत्र था जिसमें आने के बाद ये इसको क्या करती थी? प्रतिकर्षित करती थी। मतलब इस चुंबक के चारों ओर के निश्चित क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया? चुंबकीय क्षेत्र नाम दिया था। उसी प्रकार से हम लोग आवेश की स्टडी करते हैं और आवेश में क्या पढ़ते हैं हम लोग? किसी आवेश के चारों तरफ, मैं आवेश मानता हूं ये वाला है, मान लीजिए मेरे पास एक आवेश है क्यू आवेश। कौन सा आवेश है? एक क्यू आवेश है। और इस आवेश के नजदीक मैं अन्य कोई आवेश लेके आता हूं, मान लीजिए वो धन क्यू आवेश है। जैसे मैं इस आवेश को इसके नजदीक लेके आता हूं तो आप क्या देखेंगे? ये आवेश, इन दोनों आवेशों में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। समान प्रकृति के हैं तो ये इसको फेंकेगा बाहर की तरफ। ऐसा नहीं होता ये इसको यहीं से फेंक देगा, एक निश्चित सीमा में आने के बाद फेंकता है। मान लीजिए वो सीमा ये थी, वो एक क्षेत्र ये था, तो इस क्षेत्र को, जैसे इस क्षेत्र के अंदर जैसे मैं दूसरे आवेश को लेके आऊंगा तो ये दूसरा आवेश क्या अनुभव करता है? अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है, और वो इस आवेश के क्षेत्र के कारण बल अनुभव करता है। तो इस क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र नाम देते हैं। तो यहां से परिभाषा हो जाती है, परिभाषा में लिख देता हूं एक बार, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करता है। ये बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। बल अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, ये थी इसकी परिभाषा। इसके बाद चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, यही मान लीजिए कि इसका दूसरा रूप है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली बात तो इसको दिखाते हैं ई सदिश से, इसे दिखाते हैं ई सदिश से। तो अगला हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है?
मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक आवेश है Q, तो इस आवेश के चारों तरफ क्षेत्र बनेगा और उस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाएंगे तो वो आवेश क्या अनुभव करता है, बल अनुभव करता है। तो इस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था, विद्युत क्षेत्र नाम दिया था। आप किसको डिफाइन करेंगे, तीव्रता को। मैं डिफाइन करने से पहले एक नए वर्ड के साथ में आपको जोड़ना चाहता हूं बच्चों। नया वर्ड वो है क्यू नोट। इस क्यू नोट को कहते हैं परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश। एक बार आप सब इसके बारे में जान लीजिए क्या है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश पहली बात तो धन प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, धन प्रकृति का होता है। दूसरी बात परिमाण में अल्प होता है, अल्प परिमाण का होता है। कहने का मतलब जो परीक्षण आवेश होता है वो धन प्रकृति का होता है और उसका परिमाण बहुत कम होता है। मतलब इसका खुद का प्रभाव बहुत कम होता है, ये किसी दूसरे आवेश पे अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। अर्थात इस आवेश का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी दूसरे आवेश का प्रभाव जानना होता है। इसीलिए हमने इसका क्या नाम दिया है, परीक्षण आवेश नाम दिया है। इससे हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक धनावेश लेता हूं और इस धनावेश के बाहर कुछ दूरी पर, इस धनावेश से कुछ दूरी पर मैं परीक्षण आवेश लेके आता हूं। जो परीक्षण आवेश है क्यू नोट। कौन सा परीक्षण आवेश है, क्यू नोट है। जैसे मैं इसको इसके नजदीक लेके आऊंगा तो ये परीक्षण, ये जो आवेश है प्लस क्यू आवेश है, इस परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा, बिल्कुल प्रतिकर्षित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये अल्प धन प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति का है, अल्प धन प्रकृति का है। तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा बाहर की ओर। तो ये लीजिए क्या करेगा, इसको बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। ये प्रतिकर्षित क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां पर इन दोनों के मध्य कूलाम बल लग रहा है और जो लगने वाला कूलाम बल है वो कौन सी प्रकृति का है, प्रतिकर्षण प्रकृति का है। बिल्कुल है, क्यों, क्यों दोनों धन प्रकृति है इसलिए वो प्रतिकर्षण बल यहाँ पे लगने वाला है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन किस प्रकार से किया जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सबसे पहली बात तो दिखाते हैं बच्चों किससे, ई सदिश से। मैं बताऊंगा हमने ई सदिश क्यों लगाया है, सुनिए एक बार। हम दिखाते हैं इसको ई सदिश। यहाँ दोनों आवेशों में जो बल लगता है वो बल, और जो परीक्षण आवेश है उसका हम लोग इसमें भाग लगने वाले बल में, तो हमारे पास जो नई राशि बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं क्या, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं ई सदिश बराबर एफ सदिश अपॉन क्यू नॉट। कई लोग इसको एक अन्य रूप में भी दिखाते हैं, और वो अन्य रूप क्या हो सकता है वो बताऊंगा आपको। वो अन्य जो रूप होता है वो होता है ई सदिश बराबर एफ सदिश अपॉन क्यू नॉट, और यहां लिखा जाता है, बहुत जगह लिखा गया है ये, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। यहां मैंने लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 क्यों लगाई है, क्योंकि जो क्यू नॉट है, जो परीक्षण आवेश है, उसका परिमाण क्या होता है, बहुत अल्प होता है, इसलिए हम लोग इसको लिमिट क्या दिखाते हैं, क्यू टेंड्स टू 0 दिखाते हैं। ओके, इसका खुद का प्रभाव बहुत नगण्य होता है, इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू अल्पतम दिखाते हैं। ओके, तो अब हम यहां से इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये क्या है, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये लीजिए न्यूटन प्रति, आवेश का मात्रक कौन होता है, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। हम लोग लेसन नंबर 3 में इसका एक अन्य मात्रक पढ़ेंगे, और वो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वो हम लोग लेसन नंबर 3 में डिफाइन करेंगे। ओके, कैसे क्यों बना है हम लोग लेसन नंबर 3 में इसका कारण जान लेंगे। अच्छा, तो हमने यहाँ पर ई वेक्टर लगाया है। मैंने वेक्टर क्यों लगाया है, इसका भी कारण है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। ये किस प्रकार सदिश बनती है वो देखिए आप एक बार ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर कौन सा आवेश लिया था, प्लस क्यू आवेश लिया था। जैसे प्लस क्यू आवेश के नजदीक क्या लेके आता हूँ, परीक्षण आवेश लेके आता हूँ, तो इस पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ हुई, बाहर की तरफ। इसी प्रकार से यदि मैं इस धन आवेश की जगह क्या ले लूं, ऋण आवेश ले लूं, मतलब यहाँ पे मैं माइनस क्यू आवेश दिखाऊं, तो आप बताएं मेरे को, और मैं इस माइनस क्यू आवेश के पास परीक्षण आवेश लेके आऊं, तो बताइए आप, ये माइनस क्यू आवेश परीक्षण आवेश को अंदर खींचेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, अंदर खींचेगा, ये लीजिए अंदर खींचेगा। तो आप देखिए ध्यान से,
प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई बाहर की तरफ, माइनस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई अंदर की तरफ, मतलब इसकी एक दिशा है, इसलिए हमने क्या दिखाया यहाँ पर ई वेक्टर दिखाया है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। विमा की बात कर लेते हैं हम लोग बच्चों, एक बार विमा बनाते हैं हम लोग इसकी। तो विमा देखिए सबसे पहले किसकी विमा, न्यूटन की विमा क्या होती है m1 l1 t-2, हमने 11th क्लास में पढ़ी थी और आप जानते भी हैं, अपॉन ये क्यू नॉट कौन है आवेश, और आवेश की विमा होती है a1 t1। तो जब हम कंप्लीट को सोल्व करते हैं तो हमारे पास विमा बन के सामने आती है, बोलो क्या, m1 l1 t, ऊपर -2 है नीचे से वापस आएगा तो क्या हो जाएगा t-3 a-1, ये किसकी विमा हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो जाती है। अगर आप लोग यहां पर इनमें लगने वाले बल का मान बताना चाहें तो आप एक बार बल का मान भी यहां से आप बता सकते हैं। बताओ बल का मान क्या हो जाएगा, E बराबर क्या है F अपॉन Q नॉट, तो यहां से लगने वाले बल F सदिश बराबर मैं क्या दिखा सकता हूं, इसको मैं वजन गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा Q नॉट इंटू E सदिश। मतलब किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। यहां से हमने ये देख लिया है। आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। ओके, अगर मैं साथ के साथ यहां पर दिखाना चाहूं इनकी दिशा, तो एक बार आप लीजिए प्लस क्यू आवेश, क्या लीजिए, एक प्लस क्यू आवेश लीजिए। इस प्लस क्यू आवेश के पास जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कोई परीक्षण आवेश लेके आता हूँ, कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश लेके आता हूँ इस जगह, तो बताइए प्लस क्यू आवेश परीक्षण आवेश के साथ क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रतिक्रिया देगा, तो इसको फेंकेंगे ये बाहर की तरफ। मैं मान लीजिए इसको यहाँ लेके आता हूँ तो ये फेंकेगा इसको बाहर की तरफ। मैं परीक्षण आवेश को यहाँ लेके आता हूँ तो फेंकेगा इसको बाहर की तरफ। मैं यहाँ लेके आता हूँ परीक्षण आवेश फेंकेगा इसको बाहर की तरफ। यहाँ लेके आता हूँ परीक्षण आवेश फेंकेगा इसको बाहर की तरफ। यहाँ लेके आऊँ परीक्षण आवेश फेंकेगा इसको बाहर की तरफ। मतलब धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की ओर। ओके, जबकि मैं यहाँ पर अगर ऋण आवेश लेके आऊं, कौन सा आवेश लेके आऊं मैं, ऋण आवेश, ये मान लीजिए मैंने माइनस क्यू आवेश लिया है और अगर मैं यहाँ माइनस क्यू आवेश के नजदीक कोई परीक्षण आवेश इस जगह लेके आऊं तो ये इसको खींचेगा अंदर की तरफ। ये लीजिए अंदर की तरफ क्यों खींचेगा, क्योंकि परीक्षण आवेश कौन सी प्रकृति का होता है, धन प्रकृति का। तो धन प्रकृति ऋण प्रकृति में क्या होता है, आकर्षण। ओके, मैं लेके आता हूं इसको यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रतिकर, ये आकर्षण हो जाएगा, ये भी आकर्षण हो जाएगा, यहाँ भी आकर्षण हो जाएगा, यहाँ भी आकर्षण, किस किस के मध्य, माइनस क्यू आवेश और परीक्षण आवेश के मध्य। इसलिए यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो रही है क्या, कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है बाहर की तरफ और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है अंदर की तरफ। ओके बच्चों, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा अच्छा टॉपिक है। डेरिवेशन स्टार्ट होता है हमारा अब। एक बार इस डेरिवेशन को आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद और भी नए नए डेरिवेशन हमारे सामने आने वाले हैं जो बहुत आसान और अच्छे भी हैं। तो अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए किस प्रकार से हम लोग इसका डिफाइन करते हैं। मान लीजिए तो इस क्यू आवेश से आप जो मैंने बिंदु पी लिया है जिसमें मैंने एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो आप क्या देखेंगे, ये धन आवेश इस परीक्षण आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और उसकी दिशा किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो इसकी दिशा किस तरफ चली जाएगी बच्चों, बाहर की तरफ। ये लीजिए, ये क्या बन जाएगा, लगने वाला बल और लगने वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा, ई सदिश। अब मुझे इस ई सदिश के मान ज्ञात करने, इस ई सदिश का मान कितना होगा और वो ज्ञात करते हैं हम कैसे, एक बार आप सुनिए। आप देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ कौन सा आवेश है, क्यू आवेश है। मैं मानता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, सॉरी ये मैं परीक्षण आवेश क्यू नोट लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट पी है और मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई बिंदु ओ है। ओके, अब एक बार देखिए इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगता है, इन दोनों के मध्य लगता है कूलम्ब बल। ओके, और लगने वाले कूलम्ब बल का मान कितना होता है, तो मैं लिखता हूँ चूंकि Q व Q नोट कौन है, परीक्षण आवेश, Q व Q नोट के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल
और लगने वाला कूलम्ब बल कितना होता है, F सदिश बराबर होता है, आप जानते हैं कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन Q1 कौन है, Q है, Q2 कौन है, Q नॉट है अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि हम सदिश रूप में ले रहे हैं इसलिए हम लोग एक सदिश दिखाना जरूरी होता है, तो मैं लिखा दूं यहाँ पर क्या, R कैप। एक बार मानता हूँ समीकरण नंबर इसको 1। ये लगने वाला कौन सा बल आ गया, कूलम्ब बल आ गया। ओके, आगे चलते हैं। अब मुझे तो ज्ञात करनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम जानते हैं चूंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फॉर्मूला हमने देखा था, हमने उसका फॉर्मूला क्या देखा था, E सदिश बराबर होता था वो F सदिश अपॉन Q नॉट। मतलब कूलम्ब बल में किसका भाग दे देंगे, Q नॉट का भाग देंगे, तो क्या बन जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं समीकरण 2 में 1 का मान रखता हूं, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर 1 का, तो समीकरण 2 ये रहा, तो हो जाएगा E सदिश बराबर F क्या पड़ा, ये पड़ा, F कौन है, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ओके, और किसका भाग ले रहा है, Q नॉट का, तो नीचे कौन है 1 अपॉन Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचाओ बचने वाला कौन सा मान हो जाएगा, बचने वाला मान हो जाएगा E सदिश बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर और साथ में कौन है R कैप। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी। और आप जानते हैं यहाँ पे K जो कांस्टेंट था, समानुपाती नियतांक था, उसका मान क्या था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग लिखते हैं या E सदिश बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, या लिखते हैं डायरेक्ट, इनटू Q अपॉन R स्क्वायर साथ में कौन R कैप। ये किसके लिए है, निर्वात के लिए है, किसके लिए है ये, निर्वात के लिए। अगर मैं बात करूं माध्यम के लिए, किसकी बात करूं मैं, माध्यम के लिए, तो लिख दूं तथा माध्यम, माध्यम के लिए क्या हो जाएगा E सदिश में लिखता हूं साथ में कौन माध्यम, बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन इस एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की गतिशीलता उसके लिए क्या हो जाएगा माध्यम की गतिशीलता, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन R स्क्वायर साथ में कौन R कैप। एक बार आप इसको समीकरण नाम दे लीजिए, इसको समीकरण नाम दे सकता हूं मैं समीकरण नंबर 3। ओके, और आप जानते हैं चूंकि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है, तो मैं एप्सिलॉन ये वैल्यू रख सकता हूं, तो आप लिख लीजिए आगे या लगा के, या E वेक्टर ये किसके लिए चल रहा है, माध्यम के लिए, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू Q अपॉन R स्क्वायर साथ में कौन R कैप। इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 3। तो ये तो किसके लिए आ जाएगा, माध्यम के लिए, और ये किसके लिए आ जाएगा, निर्वात के लिए। अब एक बार समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए, समीकरण 3 में वैल्यू है निर्वात के लिए वो कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब एक बार समीकरण 4 को ध्यान से देखिए, वो है माध्यम के लिए, और इसमें वैल्यू देखिए, देखो एक बार 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ये की वैल्यू सेम है, मतलब निर्वात में जो मान है वो इतना है, और निर्वात में जो हमने किसका भाग दिया एप्सिलॉन नॉट का भाग दिया, तब क्या बना हमारे पास E माध्यम बना। तो समीकरण 3 और 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 3 और 4 से मैं लिख सकता हूँ क्या, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, बोलो समीकरण 3 और 4 से क्या मैं लिख सकता हूं, E माध्यम बराबर, E माध्यम बराबर, अब एक बार देखिए ये इतना इतना मान किसका है, यह है E निर्वात का, तो E माध्यम बराबर हो जाएगा E निर्वात बटा एप्सिलॉन R। यहाँ एप्सिलॉन R क्या है, परावैद्युतांक। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, यहां से जो E माध्यम बनता है वो E माध्यम कब बनता है, जब निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निर्वात में होती है, उसमें किसका भाग देंगे एप्सिलॉन R का भाग देंगे। या मैं यहां से लिखता हूं या लगा के, या E निर्वात बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन R इंटू E माध्यम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ, सीधी सीधी बात सामने आती है हमारे पास क्या, कि जो निर्वात में विद्युतशीलता निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना गुना होती है, एप्सिलॉन R गुना होती है। ओके, तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है हमें, निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, और माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। कितना गुना कम होती है,
एप्सिलॉन आर गुना कम होती है। ओके, इस बात को एक बार ध्यान से रखिए, यहाँ से बहुत बार वैल्यू पूछी गई है, कई बार सीधे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब एक बार आप ध्यान से देखिए, यहाँ माध्यम पे भी डिपेंड कर रहा है, ई जो ई बनता है वो। एक दो चीजें और देखते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। अब एक बार इस समीकरण को ध्यान से देखिए, यहाँ ई बराबर जो आ रहा है, ई बराबर Q अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, मतलब यहाँ पर जितना ज्यादा Q होगा उतना ज्यादा कौन बढ़ेगा, E बढ़ेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या लगा के, या बोलो E समानुपाती Q, शायद आपको दिख रहा होगा, जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। और यहाँ से एक चीज और दिख रही है, तथा लगा के, तथा E समानुपाती 1/r स्क्वायर, ये भी शायद दिख रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दोनों आवेश, परीक्षण आवेश और जो मेन आवेश है, उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, तो इन दोनों समीकरणों से हमारे स्पष्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है। और यहाँ से निर्वात भी आपको दिख रहा है कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ज्यादा और माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कम। तो हम लोग यहाँ से एक ER वक्र बना सकते हैं। अगर मैं इसको वक्र के रूप में दिखाना चाहूँ तो किस प्रकार से दिखा सकता हूँ, मैं इसको दिखा सकता हूँ, यहाँ लेता हूँ मैं E और यहाँ लेता हूँ मैं यदि R स्क्वायर। तो देखो E और R स्क्वायर जो वक्र है वो जो ग्राफ बनेगा वो व्युत्क्रमानुपाती बनेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का वक्र कैसे बनता है, इस प्रकार से बन जाता है। और अगर आप इसको समानुपाती रूप में दिखाना चाहें, किस प्रकार से समानुपाती रूप में, मतलब ऐसे, यहां ले हम लोग E और यहां ले आप लोग 1/r स्क्वायर, क्या ले आप 1/r स्क्वायर, r स्क्वायर नहीं 1/r स्क्वायर, मतलब इस जगह आप देखिए बार, ये जो E है r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन जो E है वो 1/r स्क्वायर के समानुपाती है। तो यहाँ समानुपाती ग्राफ बनेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बना सकते हैं, इस प्रकार से, ये ग्राफ किस किस में है, E और 1/r स्क्वायर में, ये ग्राफ किस में है, E और r स्क्वायर में। तो आप इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे, बाकी बातें करेंगे बच्चों हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।